भारतीय गणतंत्र के इतिहास का अवलोकन करने पर एक भयानक पैटर्न उभरकर सामने आता है। देश की राजनीतिक, वैज्ञानिक और सैन्य दिशा को निर्धारित करने वाले कई शीर्ष व्यक्तियों का अंत धरती पर नहीं बल्कि आकाश में हुआ। विमान दुर्घटनाएं जो तकनीकी रूप से यांत्रिक विफलता या मानवीय भूल का परिणाम मानी जाती है, भारतीय संदर्भ में अक्सर गहरे संदेह, साजिशें और सत्ता संघर्षों की धुन में लिपटी रही है। जब भी कोई प्रभावशाली नेता जिसने राष्ट्रीय नीतियों को चुनौती दी हो या जिसके पास सत्ता की चाबी हो, एक हवाई हादसे का शिकार होता है, तो यहाँ पर स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठता है कि क्या यह महज एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी दुर्घटनाओं के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं द लाइट। दोस्तों, भारतीय चेतना में सबसे गहरा घाव और सबसे पुराना रहस्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कथित मृत्यु है। आधिकारिक आख्यान और जनमानस के विश्वास के बीच का यह द्वंद्व आज भी भारतीय राजनीति को प्रभावित करता है। आधिकारिक घटनाक्रम और विसंगतियां जापानी साम्राज्यवादी सेना और तत्कालीन ब्रिटिश खुफिया रिपोर्ट के अनुसार 15 अगस्त 1945 को जापान के आत्मसमर्पण के बाद नेताजी ने दक्षिण पूर्व एशिया को सोवियत संघ की ओर जाने का प्रयास किया। यह माना जाता है कि सोवियत संघ ही एकमात्र ऐसी शक्ति थी जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ उनके संघर्ष को समर्थन दे रही थी। 18 अगस्त 1945 को नेताजी कथित तौर पर साइगोन से एक जापानी बम वर्षक विमान में सवार हुए। विमान में उनके साथ उनके सहयोगी कर्नल हबीबुर रहमान और अन्य जापानी सैन्य अधिकारी थे। आधिकारिक विवरण के अनुसार ताइहोकू, जो आज वर्तमान में ताइवे या ताइवान के नाम से जाना जाता, वहां के हवाई अड्डे से ईंधन भरने के बाद उड़ान भरते समय विमान का एक प्रोपेलर टूट गया, जिससे विमान रनवे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रिपोर्टों के मुताबिक नेताजी को 3rd डिग्री बर्न्स यानी गंभीर जलन के साथ ताइहोकू के नानमो सैन्य अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी रात को ही मृत्यु हो गई। उनके अंतिम शब्द कथित तौर पर थे, मैं अपने देश की आजादी के लिए जा रहा हूं लेकिन नहीं जा सका। मेरे देशवासियों से कहना कि आजादी की लड़ाई जारी रखें। हालांकि इस कहानी में शुरू से ही विरोधाभास थे। कोई शव भारत नहीं लाया गया, कोई मृत्यु प्रमाण उस समय पर सार्वजनिक नहीं किया गया और सबसे महत्वपूर्ण बात, ताइवान में उस दिन किसी भी विमान दुर्घटना का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। साल 1999 में मुखर्जी आयोग ने सीधे ताइवान सरकार से संपर्क किया। ताइवान सरकार ने स्पष्ट किया कि 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू में कोई भी विमान दुर्घटना नहीं हुई थी। यह एक प्रमाणिक तथ्य था जिसने 1945 की कहानी की नींव हिला दी। आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि विमान दुर्घटना एक आवरण था जिसे संभवतः नेताजी को सुरक्षित निकलने में मदद करने के लिए जापानी खुफिया एजेंसी द्वारा गढ़ा गया था। आईबी की फाइलों से पता चला है कि स्वतंत्रता के बाद भी 2 दशकों तक नेताजी के परिवार की जासूसी की गई। यदि नेताजी की मृत्यु 1945 को हो चुकी थी तो उसके परिवार के पत्रों को रोकने और उन पर नजर रखने की क्या आवश्यकता थी। दोस्तों, यह तथ्य इस सिद्धांत को बल देता है कि भारत सरकार को संदेह था कि नेताजी जीवित हैं और उनकी वापसी के बाद सत्ता को चुनौती मिल सकती है। सुब्रत बोस और अन्य शोधकर्ताओं का दावा है कि नेताजी सोवियत रूस में थे। कुछ सिद्धांत सुझाव देते हैं कि स्टालिन ने उन्हें साइबेरिया में कैद कर लिया था और भारत सरकार ने कूटनीतिक संबंधों को बनाए रखने के लिए इस पर चुप्पी साधे रखा। यह सक्रिय साजिश के बजाय एक निष्क्रिय साजिश की ओर इशारा करता है। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में रहने वाले एक तपस्वी गुमनामी बाबा के सामान से मिली वस्तुएं, जैसे नेताजी के परिवार की तस्वीर, गोल चश्मा, रोलेक्स घड़ी, आजाद हिंद फौज की खुफिया रिपोर्ट्स ने इस सिद्धांत को जन्म दिया कि नेताजी भारत लौट आए थे, लेकिन राजनीतिक कारणों या आध्यात्मिक वैराग्य के कारण अज्ञातवास में रहे। मुखर्जी आयोग ने हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन इन संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सका। नेताजी के मामले में साजिश स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन यह विमान को गिराने की साजिश नहीं थी, बल्कि एक विमान दुर्घटना की कहानी गढ़ने की साजिश थी। बाद में भारत सरकार द्वारा फाइलों को गोपनीय रखना और परिवार की जासूसी करना यह दर्शाता है कि भारत ने जनता से सच छुपाने का प्रयास किया।
24 जनवरी 1966 को एयर इंडिया का बोइंग 707 कंचनजंगा मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहा था, जिसका स्टार्ट ओवर जिनेवा और लंदन में था। विमान में 117 यात्री और चालक दल का सदस्य सवार थे। माउंट ब्लैक यानी आल्प्स पर्वत श्रृंखला के ऊपर से गुजरते समय विमान रहस्यमयी परिस्थितियों में पहाड़ से टकरा गया। सभी सवार लोग मारे गए। यह दुर्घटना ठीक उसी स्थान के पास हुई जहां 1950 में एयर इंडिया का एक और विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। अक्टूबर 1965 में ऑल इंडिया रेडियो पर बोलते हुए डॉक्टर भाभा ने घोषणा की थी कि यदि सरकार मंजूरी दे दे तो भारतीय वैज्ञानिक 18 महीने के भीतर परमाणु बम बना सकते हैं। यह बयान चीन के 1964 के परमाणु परीक्षण तथा 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के ठीक बाद आया था। भाभा की दुर्घटना से पहले केवल 13 दिन पहले 11 जनवरी 1966 को ताशगंज में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी। शास्त्री ने भारत के परमाणु परीक्षण के लिए हरी झंडी दे दी थी, जो कथित तौर पर कहा गया है। इन दो मौतों ने भारत के नेतृत्व और परमाणु कार्यक्रम दोनों को नेतृत्वहीन कर दिया। फ्रांसीसी जांच आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि यह पायलट की गलती थी, जिसने अपनी स्थिति का गलत आकलन किया। बचाव दल और बाद के पर्वतारोही ने मलबे के फैलाव को देखा, जो एक टक्कर से अधिक मध्य हवा में विस्फोट का संकेत देता था। 2012 में एक फ्रांसीसी पर्वतारोही को मलबे से भारतीय राजनीतिक डाक का एक बैग मिला, जिसे भारत सरकार को सौंपा गया। दोस्तों, यह साबित करता है कि मलबे के बड़े हिस्सों को कभी ठीक से खोजा या जांचा ही नहीं गया। 1960 के दशक में अमेरिका की नीति परमाणु अप्रसार पर केंद्रित थी। वे नहीं चाहते थे कि एशिया में एक और परमाणु शक्ति हथियार हासिल करे। भाभा न केवल वैज्ञानिक थे, बल्कि वे राजनीतिक रूप से भी बहुत प्रभावशाली थे। उनकी मृत्यु ने भारत के परमाणु कार्यक्रम को धीमा कर दिया। भारत को अपना पहला परीक्षण यानी पोखरण 1 करने में 1974 तक का समय लगा, यानी भाभा की समय सीमा से 8 साल अधिक लगे। दोस्तों, उपलब्ध साक्ष्यों और CIA अधिकारी के कथित बयानों के आधार पर यह अत्यधिक संभावना है कि डॉक्टर भाभा की मृत्यु एक CIA ऑपरेशन थी। यह भारत सरकार की साजिश नहीं थी, बल्कि भारत की संपूर्णता और रणनीतिकार स्वायत्तता पर एक बाहरी हमला था, जिसे उस समय की कमजोर खुफिया क्षमताओं और कूटनीतिक दबाव के कारण कभी पूरी तरह उजागर नहीं किया जा सका। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YSR रेड्डी की मृत्यु ने आधुनिक भारत के सबसे विवादास्पद साजिश सिद्धांतों को जन्म दिया, जिसमें सीधे तौर पर भारत के सबसे बड़े कॉरपोरेट घराने का नाम लिया गया। YSR रेड्डी अपने प्रमुख सचिव और सुरक्षा अधिकारी के साथ एक बेल 430 हेलीकॉप्टर से हैदराबाद से चित्तौड़ के लिए रवाना हुए। नल्लामाला के घने जंगलों के ऊपर से गुजरते हुए हेलीकॉप्टर का संपर्क ATC से टूट गया। 27 घंटे के सघन तलाशी अभियान के बाद कर्नूल जिले के एक पहाड़ी चोटी पर मलबा और शव मिले। YSR की मौत के तुरंत बाद एक रूसी ऑनलाइन पत्रिका ने एक सनसनीखेज रिपोर्ट प्रकाशित की। इसमें दावा किया गया कि YSR की हत्या के पीछे रिलायंस इंडस्ट्री का हाथ था। यह दावा कृष्ण गोदावरी बेसिन में गैस के भंडारों और उनकी कीमत को लेकर YSR सरकार और रिलायंस फंड के बीच चल रहे विवाद पर आधारित था। YSR कथित तौर पर रिलायंस के एक अधिकार का विरोध कर रहे थे और राज्य के लिए बेहतर हिस्सेदारी मांग रहे थे। इन रिपोर्ट को एक स्थानीय तेलुगु चैनल TV5 ने प्रसारित किया, जिसके बाद आंध्र प्रदेश में रिलायंस के पेट्रोल पंप, रिलायंस फ्रेश स्टोर और संपत्तियों पर व्यापक हमले हुए। यह भारत में कॉर्पोरेट साजिश के आरोप पर हुई पहली इतनी बड़ी हिंसक प्रतिक्रिया थी। एक अन्य सिद्धांत यह भी है कि नल्लामाला जंगल नक्सलियों का गढ़ है और उन्होंने हेलीकॉप्टर को मार गिराया होगा, लेकिन नक्सलवादियों ने कभी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। आंध्र प्रदेश सरकार ने साजिश के कोण की जांच के लिए मामला CBI को सौंपा। CBI ने रिलायंस और नक्सलियों की संलिप्तता को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पता चलता है कि पायलट खराब मौसम और बारिश के कारण रास्ता भटक गए थे। वे बादलों से बचने के लिए ब्लाइंड उड़ान भर रहे थे। दोस्तों, जांच का तकनीकी निष्कर्ष यह था कि पायलटों को स्थानिक भटकाव हुआ और उन्हें लगा कि वे सीधे उड़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में हेलीकॉप्टर झुक रहा था और अंततः पहाड़ियों से टकरा गया। CBI ने इसे एक दुर्घटना घोषित किया जिसे टाला जा सकता था यदि पायलटों ने मौसम को देखते हुए लौटने का निर्णय लिया होता।
वाईएसआर की मृत्यु ने आंध्र प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया। उनके बेटे जगन मोहन रेड्डी ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई और अलग तेलंगाना राज्य का आंदोलन बेकाबू हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः राज्य का विभाजन हुआ। साजिश के सिद्धांत ने जगन की लोकप्रियता को बढ़ाने में मदद की, क्योंकि जनता उन्हें एक शहीद पिता का बेटा मानती थी। 8 दिसंबर 2021 को भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर MI-17V5 तमिलनाडु के कुन्नूर में क्रैश हो गया। यह आधुनिक भारत की सबसे बड़ी सैन्य विमान त्रासदी थी। जनरल रावत चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत के आक्रामक रूप का चेहरा थे। वे भारतीय सेना के आधुनिकीकरण और थिएटर कमांड संरचना के निर्माण का नेतृत्व कर रहे थे। दोस्तों, सोशल मीडिया और कुछ रक्षा हलकों में यह चर्चा उठी कि क्या चीन ने किसी प्रकार के साइबर हथियार या इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीक का उपयोग करके हेलीकॉप्टर के नेविगेशन सिस्टम को जाम कर दिया था। एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह के नेतृत्व में कुछ इस तरह जांच की गई। रिपोर्ट ने तोड़फोड़, यांत्रिक विफलता या लापरवाही को खारिज कर दिया। जांच का निष्कर्ष था कि दुर्घटना CFIT के कारण हुई है। इसका मतलब है कि विमान पूरी तरह से ठीक था और पायलट के नियंत्रण में था, लेकिन घाटियों में मौसम अचानक बदला और हेलीकॉप्टर बादलों के एक बड़े हिस्से में घुस गया। पायलट को स्थानिक भटका हुआ, उन्हें पता ही नहीं चला कि वे जमीन के कितने करीब है। जब तक उन्हें एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जनरल रावत की मृत्यु ने यह साबित कर दिया कि दुनिया का सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर भी प्रकृति और मानवीय नियंत्रण की त्रुटि से सुरक्षित नहीं है। यद्यपि साजिश के सिद्धांत आकर्षक है, लेकिन तकनीकी डेटा स्पष्ट रूप से मौसम आधारित दुर्घटना की ओर इशारा करता है। 28 जनवरी 2026 को सुबह मुंबई से बारामती आ रहे चार्टर लर्जेट 45 विमान के लैंडिंग के दौरान रनवे के पास दुर्घटनाग्रस्त होने से हादसा हुआ। बारामती स्थित एक छोटे हवाई पट्टी पर यह क्रैश हुआ। अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। हादसे में उनके साथ निजी सुरक्षा अधिकारी, एक सहायक और 2 पायलट भी मारे गए हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विमान रनवे के निकट था, लेकिन संभवतः अपर्याप्त दृश्यता और तकनीकी कारणों से नियंत्रण खो बैठा। बारामती हवाई अड्डे पर ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम नहीं है, जिसकी कमी हो सकती है। एक एविएशन विशेषज्ञ ने बताया कि अगर रनवे में ILS होता तो हादसा टाला जा सकता था। औपचारिक जांच एक सेवानिवृत्त वायुसेना अधिकारियों की समिति करेगी। घटना के स्थल पर दुर्घटना रिपोर्ट दर्ज की गई है और पुलिस ने अप्राकृतिक मृत्यु का केस खोला है। IAF ने तुरंत बारामती एयर ट्रैफिक कंट्रोल संभाला। महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर हादसे के कारण जानने के लिए विशेषज्ञों को लगाया है। हादसे के तुरंत बाद कुछ राजनीतिक हमलों ने सवाल उठाए हैं। पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जांच सुप्रीम कोर्ट के माध्यम करने की मांग की है, जबकि शरद पवार ने स्पष्ट किया है कि इसे दुर्घटना मानते हुए राजनीति नहीं करनी चाहिए। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी राजनीति करने वालों को नसीहत दी है। इस घटना से जुड़े किसी भी षड्यंत्र का अभी तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। अजीत पवार की मौत पर महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। बारामती सहित कई जगहों पर श्रद्धांजलि सभा हुई है। स्थानीय लोग सड़क किनारे जाम लगाए हुए हैं और अजीत दादा अमर रहे के नारे के साथ शोक व्यक्त कर रहे हैं। विपक्ष ने दुर्घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है, तो सरकार ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण हादसा बताया है। मीडिया ने हादसे की खोज, तलाश, ATC नियंत्रण और तकनीकी विफलता की खबरें प्रमुखता से दिखाई है। साथ ही घायल क्रू सदस्य की कहानी और पायलट के आखिरी कॉल की खबरें भी छपी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इन सभी दुर्घटनाओं की जांच पूरी पारदर्शिता के साथ हुई है? क्या सच सामने आया है या अभी भी कुछ अनसुलझे सवाल है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि आपके विचार इस संवाद को और आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया।